तो आज आपके शहर में टमाटर का भाव क्या है? 100 रुपये, 150 रुपये किलो, या कहीं कहीं तो प्रोजेक्शन है कि एक महीने में 250 रुपये किलो भी हो जाएगा। तो आखिर ये क्यों बढ़ता है? इन्फ्लेशन क्या है? इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? भारतीय बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब को कैसे कंट्रोल करती है? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पास? कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी किया था कि बैंक्स पर एक सेशन लिया जाए, इंडियन बैंक्स कैसे काम करती है उसके बारे में, उसके क्या क्या गाइडलाइंस है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बैंकिंग इन इंडिया पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई's न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू गवर्नर का नियुक्ति कैसे होता है, कहाँ से होता है? पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरी, या फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो इसमें तो एक दो नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे ऑप्शंस। ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। लेकिन इसमें और लोगों का भी रोल है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी वो सर्च करती है नॉर्मली कि कौन सुटेबल कैंडिडेट है, फिर भेजा जाता है कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी को, वहाँ से वो रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और वहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट होती है रिजर्व बैंक गवर्नर की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आरबीआई ड्रॉज इट अथॉरिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शक्ति कहाँ से मिलती है, किस गाइडलाइन से मिलती है? इज इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कन्वेंशन एंड कस्टम्स, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या पार्लियामेंट्री लॉ? क्या भारतीय संविधान से मिलती है, या कन्वेंशंस या प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं, या मंत्रिपरिषद, या पार्लियामेंट के एक लॉ के द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1934 में। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1935 से हुआ। तो एज पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको गाइड किया जाता है। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, उसके पहले ये नेशनलाइज भी नहीं था। भारतीय संविधान में कहीं रिजर्व बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये जो अथॉरिटी डिराइव करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा करती है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेलर्स रूल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उसका रिपोर्ट आता है, उसके बारे में मीटिंग्स होती है, उस समय आप लोग पढ़ते होंगे या सुनते होंगे टेलर्स रूल के बारे में, उस समय काफ़ी चर्चा में होती है। तो ये क्या है? एनर्जी कंजम्पशन, इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रूल्स, और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, इसके बारे में है। तो ये टेलर्स रूल जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रूल्स के बारे में होता है। ये अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है इस चीज़ को फॉलो करता है नॉर्मली, वहीं से इस चीज़ को इमिनेट किया गया है। टेलर्स रूल का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर कंट्री का इन्फ्लेशन का जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शंस है, जो एस्टिमेट्स है, जैसे साल में भारत में सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि 5% ही इन्फ्लेशन रहे, लेकिन वो 6% हो गया, 6% पे चल रहा है। तो टेलर्स रूल के हिसाब से वो 6 + 0.5 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, वो नियम है। जितना भी इन्फ्लेशन का आपका प्रोजेक्शन है उससे जितना ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है एक्चुअल में, उस पर +0.5% और बढ़ा दीजिए, तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की संभावना रहती है। उसमें मनी सप्लाई कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई घट जाता है। तो दिस इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रूल्स, ऑप्शन सी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे थे, उस समय इसकी भी चर्चा होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नीड्स ऑफ द बैंक, बैंक का लंबा अवधि के लिए जो लोन चाहिए उससे रिलेटेड है, या डेली लेंडिंग एंड बोरोइंग बाय आरबीआई टू बैंक्स, रिजर्व बैंक के द्वारा हर दिन लेने या देने वाला जो लेंडिंग है उसके लिए है, या मंथली एडजस्टमेंट ऑफ सीआरआर एसएलआर। सीआरआर एसएलआर के बारे में हम पहले एक क्लास में सेशन में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, या एनी ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेली लेंडिंग एंड बोरोइंग बाय आरबीआई टू बैंक्स।
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है कि ओवरनाइट अगर बैंक को ज़रूरत पड़ गई, बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, तो वो रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए वो पैसे उधार ले सकता है, या बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, सरप्लस फंड है, तो वो रिजर्व बैंक के पास रख सकता है। ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, एक दिन के लिए नॉर्मली होती है, इसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सीआरआर भी तो यही चीज़ है, इससे अलग क्या है ये? तो सीआरआर नॉर्मली एक लॉन्गर पीरियड के लिए किया जाता है, स्टेबलाइज करने के लिए। ये ओवरनाइट इमीडिएट इस तरह का रिक्वायरमेंट हो गया तो किया जाता है। सीआरआर एक स्पेसिफिक टाइम के पीरियड में जो रहता है फंड, उसके हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाता है, लेकिन ये ओवरनाइट के लिए है। तो LFE ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। What is the meaning of competitive monetary easing policy? Competitive monetary easing policy से आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है? Competition between states to increase monetary supply, nations competing to attract investment by giving relaxations, या nations competing to attract investment by lowering of interest rates, और nations competing to attract investment by liberalizing banking rules। ये राज्यों के बीच मनी सप्लाई को लेकर कंपटीशन, या कुछ देशों के बीच इस तरह का कंपटीशन कि इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जाए, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, या इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, या बैंकिंग रूल्स को लिबरलाइज किया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेशंस, कोई कंट्री अगर चाहती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है, तो उसी को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव मॉनेटरी ईजिंग। दूसरे देश से हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा कि इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो कुछ डेवलपमेंट काम होगा। तो वही इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। हालांकि लॉन्ग रेंज में ये बहुत फ़ायदे की चीज़ नहीं होता है, ये टेम्पररी मेजर होता है, क्योंकि उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन इसका मतलब यही है कॉम्पिटिटिव मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why is sterilization of foreign inflows is adopted by RBI sometimes? रिजर्व बैंक के द्वारा फॉरेन इनफ्लो को स्टरलाइज क्यों किया जाता है, ये मेजर क्यों अपनाया जाता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई, कंट्रोल इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, टू कंट्रोल डंपिंग, और एज ए प्यूनिटिव मेजर्स फॉर सम कंट्रीज। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसके लिए फॉरेन फ्लोज को एक तरह से रोक लिया जाता है कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, तो उसका बहुत तरह का दुष्प्रभाव भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में दिक्कत होती है, करेंसी के एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, वो सब में दिक्कत होने लगती है, उससे इन्फ्लेशन वगैरह भी अफेक्ट करता है। तो उसको एक सर्टेन लेवल पर रोकने के लिए जो मेजर उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज LAF? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? अभी हम लोग पहले भी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में सुने थे, लेकिन वो और इसमें क्या है, ये वो क्यों लिया जाता है वहाँ पर था, और इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन्स अप टू विच SLR कैन बी रिड्यूस्ड, फैसिलिटी फॉर बैंक्स टू नॉट यूज CRR समटाइम्स, और डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होता है, ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बीच का जो इंटरेस्ट रेट है, उसका जो डिफरेंस है, उसी को LF कहा जाता है। जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, फिर मैं वही पहले एक सेशन ले चुका हूँ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पर, उसमें आप जाइए, आपको मिलेगा क्या है ये सब। तो रेपो रेट जो होता है, वो रिजर्व बैंक को जो फंड देती है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और इसका जस्ट रिवर्स कि रिजर्व बैंक को अगर अपना फंड लेना पड़ता है बैंक से, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। दोनों में नॉर्मली 0.75% का अंतर होता है। अगर रेपो रेट आज के डेट में सपोज कीजिए 6% है, तो रिवर्स रेपो रेट 5.25% होगा। तो ये जो डिफरेंस है 0.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Bank can fulfill SLR obligations in which of the following forms?
SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक जो CRR और SLR मेंटेन करती है, तो CRR तो कैश के फॉर्म में करती है, SLR किस तरह से मेंटेन कर सकती है, ये भी जरूरी है मेंटेन करना। वॉल्ट कैश, G-Sec यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या गोल्ड्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो CRR में कैश आप रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, एज ए बैंकर बैंक को रखना पड़ता है, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, रन ऑन द बैंक कभी नहीं हो जाए उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए रहता है। और SLR भी उसी तरह से है कि उतना फंड आपको ब्लॉक करके रखना है, उसको आप और बाकी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप लेंड नहीं कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री को नहीं दे सकते हैं, कोई बिजनेसमैन को नहीं दे सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में रख सकते हैं आप? अपने आप वॉल्ट कैश में बैंक रख सकती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, या गोल्ड्स में, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी में रख सकते हैं। ये अपने पास बैंक कैश रख सकती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करके रख सकती है, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती है। SLR ये सब तरह से इन्वेस्ट होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एज इट प्रिवेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि एकदम जरूरत के समय लास्ट में आपको काम आने वाला, जब कहीं से कोई आपको हेल्प नहीं मिल रहा तब काम आने वाला, उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक को ये कहा जाता है। तो ये किस लिए, वो क्या चीज़ रोकने के लिए किया जाता है? बजट डेफिसिट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस BOP, या सिचुएशन ऑफ बैंक रन, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव देखकर आप सभी ऑल ऑफ द एबव जवाब मत दे दीजिए। ये होता है सिचुएशन ऑफ बैंक रन। बैंक रन क्या होता है ये भी पहले हम बता चुके हैं, फिर से आपको ब्रीफ कर देते हैं। नॉर्मली कभी कभी होता है किसी अफवाह के चलते या कोई कारण से कोई बैंक फेल करने लगती है, तो लोग डिपॉजिटर बैंक के पास भीड़ लगा देते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। अचानक बैंक से काफ़ी पैसा निकलने लगता है, तो बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाती है। उसी को कहा जाता है रन ऑन द बैंक, माने बैंक कहीं भाग नहीं जाए, दैट इज कॉल्ड बैंक रन। तो इसीलिए उस समय क्राइसिस को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का काम करती है कि नहीं, ये सिचुएशन अराइज नहीं करने देंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। बैंक को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेंड करती है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, बैंक को फेल नहीं होने देती है इंडिया में इस तरह से। तो इसीलिए रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, टू प्रिवेंट सिचुएशन ऑफ बैंक रन। ऑप्शन सी। CRR as a part of monetary policy is used to control which of the following? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। तो इसको क्या चीज़ कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है? इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, या FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो को रोकने के लिए। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR किया जाता है कि वो उतना पैसा सिस्टम से बाहर रहे, लिक्विडिटी कम हो, मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप सपोज कीजिए जैसे टमाटर की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अनाप शनाप पैसा रहेगा तो आप जाके अनाप शनाप दाम में खरीदेंगे। लेकिन वही टमाटर आज मार्केट में मान लीजिए 100 रुपये बिक रहा है और लोगों के पास पैसे की कमी है, नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? टमाटर सड़ने लगेगा। वो जो ट्रेडर है वो पौने भाव में उसको बेचेगा, दाम उसका कम कर देगा कि लोग खरीद लें, तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो लोगों के पास पैसे कम कब रहेंगे? जब उनके पास इसी तरह का मेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही मनी फ्लो को कम करने के लिए करता है CRR। वो मार्केट से जैसे आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो 5 रुपया CRR जमा कर दिया बैंक, वो फंड आपका ब्लॉक हो गया। 18 से 20% SLR में बैंक को इन्वेस्ट करना है तो वो 18-20 रुपया प्लस 5 रुपया वो आपका ब्लॉक हो गया। तो बैंक के पास बाहर में पब्लिक के पास देने के लिए पैसे कम है मार्केट में देने के लिए, उसको और कंट्रोल करना है तो CRR को 10% कर दिया जाएगा, तो और 5% मनी फ्लो कम हो जाएगा मार्केट में, तो आपके पास भी 5% कम है, तो आप मार्केट से सामान लेने में हिचकिचाएंगे, महंगा सामान, तो उसका दाम कम होगा। तो ये रिलेशन होता है, इसीलिए CRR को कम बेसी किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा अनाउंस किया जाता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेंटेनिंग लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, appreciating the exchange value of rupee in foreign market या forex markets, handling stressed assets of banks और maintenance of price stability। ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट का लो लेवल के लिए किया जाता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, या फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, या स्ट्रेस्ड एसेट जो कि एनपीए हम लोग कहते हैं, बैंक अगर लोन दे दिया और उसमें पैसे नहीं आ रहे वापस तो बैंक का वो पैसा फंस गया। बैंक जो पैसा लोन देता है बैंक के लिए एसेट है, आप जो लोन ले रहे हैं उनके लिए लायबिलिटी है ये, तो वो इसीलिए उसको स्ट्रेस्ड एसेट कहा जाता है। या मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, या प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव पीरियोडिकली जो ये मीटिंग होती है उसका पर्पस यही होता है, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रियल स्टेट इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। रियल इंटरेस्ट रेट उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट क्या चीज़ से किया जाता है, कैसे एडजस्ट करके रियल इंटरेस्ट निकाला जाता है? रिस्क, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल इंटरेस्ट रेट्स या इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इसका सही जवाब होता है इन्फ्लेशन। आप जैसे समझिए कि रियल आपके पास बैंक में आपने डिपॉजिट किया और बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है, लेकिन इन्फ्लेशन आज के डेट में 12% है। तो क्या हुआ, ये 2% आपका जो बैंक आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रही है उससे 2% इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आपका पैसे का वैल्यू घटते चला जाएगा। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट। वो 2% जो है, इसका उल्टा भी होगा कि डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा और इन्फ्लेशन कम है, 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और 8% डेफिसिट है, ये इन्फ्लेशन है। तो 2% का जो डिफरेंस है वो रियल इंटरेस्ट है, वो आपके लिए बेटर है। एज ए कस्टमर, एज ए पब्लिक आपके लिए बेटर है वो, कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका मनी अप्रिशिएट करेगा धीरे धीरे। नहीं तो आज क्या है, आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, आपको एक साल में 110 रुपये हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन 12 रुपये हो रहा है, तो आपका तो 2 रुपये और आपके फंड से चला जा रहा है ना, आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स इन एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या संबंध होता है? जनरली बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, या जनरली बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, या इन्वर्सली का मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या नो रिलेशन एज सच, या दोनों में कोई संबंध नहीं है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है कहाँ इंटरेस्ट रेट, या डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, या उस देश की क्या इकोनॉमी की हालत है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है जनरली बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, ऑप्शन बी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या है कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है। इट वॉज सेटअप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट टूक ओवर द एग्री क्रेडिट फंक्शंस ऑफ RBI. It provides for refinancing of lending institutions in rural area और regulatory body for RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो नाबार्ड इनमें से क्या है, ये स्टेटमेंट नाबार्ड के लिए कहाँ फिट बैठता है? तो इसका ऑप्शन में है 1 और 4, 2 एंड 3, 3 ओनली, और 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि नाबार्ड एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है और रिजर्व बैंक का जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का पार्ट है वो नाबार्ड उसको मेनली देखता है, उसी पर्पज से उसको बनाया गया था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक। इट प्रोवाइड्स फॉर रिफाइनेंसिंग ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज। जो कमर्शियल बैंक्स रूरल एरियाज में फाइनेंसिंग करते हैं उनके लिए नाबार्ड उन बैंक को रिफाइनेंस भी करता है, सो दैट कि उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो जाए। गवर्नमेंट कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेंड करने की ज़रूरत होती है कंट्री में, सो दैट कि जीडीपी वगैरह बढ़े, तो उस समय बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो। उसके चलते आप अगर बैंक 100 रुपया अगर फाइनेंस कर रही है तो नाबार्ड हो सकता है कि 70 रुपया उसमें रिफाइनेंस कर दे बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो नाबार्ड का ये रोल भी है। और नाबार्ड एज रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए और समझिए क्या है। दे आर नॉट कमर्शियल बैंक्स, they only operate in rural areas, these cannot provide debit and credit cards, या they are nodal agencies for distribution of मनरेगा wages in some districts। तो रीजनल रूरल बैंक्स इनमें से क्या है, क्या पहला क्या कह रहा है, दे आर नॉट कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक नहीं है। तो क्या है ऐसा? नहीं, रीजनल रूरल बैंक तो कमर्शियल बैंक हैं, वो कमर्शियल बैंक का रोल प्ले करते हैं। तो एक नहीं होगा इसमें, दे आर नॉट, दे ओनली ऑपरेट इन रूरल एरियाज, वो सिर्फ रूरल एरिया में क्या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोकस उनका रूरल एरिया है नहीं, लेकिन वो अर्बन एरिया भी उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, वहाँ भी वो फंक्शन कर सकते हैं। दीज कैन नॉट प्रोवाइड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, वो कर सकते हैं, भले वो करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट इशू, लेकिन उनको मनाही नहीं है करने की। तो इसके बाद आपको बच रहा है ऑप्शन 4, दे आर नोडल एजेंसीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनरेगा वेजेस इन सम डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा वेजेस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं आरआरबी। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक के रूप में काम करते हैं, उनका क्या काम है? लेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू कॉरपोरेट्स एंड ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेट लोकल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑगमेंट फंडिंग सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआईज, या नन ऑफ द एबव। तो इनमें से क्या काम है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स का? तो देखिए, स्मॉल पेमेंट बैंक नचिकेत मोर पैनल एक बना था, उसके रिकमेंडेशन पर ये बना है। तो इसका काम ये नहीं है लेंड करना कि कॉरपोरेट बड़े यूनिट्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन दिया जाए बड़ा बड़ा। ये स्मॉल, नाम से स्पष्ट है कि स्मॉल पेमेंट बैंक है ये, तो ये काम नहीं है उसका, ये नहीं होगा। रेगुलेट लोकल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लोकल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करेंगे क्या? इनके पास ये सामर्थ्य है? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। ऑगमेंट फंडिंग सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स, नहीं, ये भी इनका काम नहीं है, ये भी रोल नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई रोल इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। आप लोग पोस्ट ऑफिस जाते होंगे, वहां बहुत तरह का काम होता है, देखते हैं। तो निम्नलिखित में से इनका क्या काम है, पोस्ट ऑफिस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इनमें से? एसबी यानी कि सेविंग्स बैंक, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो पोस्ट ऑफिस इनमें से कौन सा काम करता है, 1 नंबर 2 नंबर की सभी? तो ये पोस्ट ऑफिस सभी चीज इसमें करता है। आप जाइए वहां देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग्स बैंक भी रख सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वहां पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी चलता है वहां,
एंड मंथली इनकम स्कीम का भी वहां प्रोविजन है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Which of the following are not functions of NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? इनमें से निम्नलिखित में से एनबीएफसी का कौन सा काम नहीं है? लेंडिंग यानी कि लोन देना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में शामिल होना, या एक्वायरिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ बॉन्ड, ये सब को एक्वायर करना, शेयर को एक्वायर करना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 2, 2 and 3, C ओनली या 2 ओनली। Which of the following are not functions of NBFC? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, ये क्या है? आप देखते होंगे छोटे छोटे बैंक्स तरह तरह के नाम के आजकल आते हैं, तो उनका वो लेंडिंग तो करते हैं, लेंडिंग उनको मनी लोन तो देना ही है, लोन देते हैं, पैसा जमा भी लेते हैं, ये दोनों काम करते हैं वो लोग। ऑप्शन ए तो नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसका सही जवाब होगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। वो लोग एनबीएफसी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वो स्टॉक्स, सिक्योरिटीज ये सब में भी एक्वायर कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए उनको मनाही नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री लगा लिया उन लोगों ने, और लेंडिंग तो कर ही सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन 2 ओनली। व्हाट इज शैडो बैंकिंग? शैडो बैंकिंग के बारे में आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। जब भी किसी तरह का बैंकिंग क्राइसिस होता है तो शैडो बैंकिंग की नाम आती है। All NBFCs, non-banking financial companies, banking entities performing transactions without physical presence, financial institutions falling outside the purview of regular banking system, or financial entities operating in other countries. तो शैडो बैंकिंग, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि रेगुलर बैंकिंग सिस्टम के परव्यू के बाहर है, उन पर वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडी का नहीं रहता है। जैसे आप लोग देखते हो, नाम में मैं कुछ लेता हूं, जैसे ममन्नापुरम फाइनेंस, ये सब देखते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो ये सब रिजर्व बैंक का जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक पे जो नियम लागू होता है वो लागू नहीं होता है। कुछ कुछ गाइडलाइन से वो गाइडेड होते हैं, लेकिन वो नियम नहीं है स्ट्रिक्टली। तो वो रेगुलर परव्यू से बाहर है वो लोग, उसको शैडो बैंकिंग कहा जाता है। अब ये न्यूज में हाल में इसलिए आया था, आप लोगों को याद होगा 2008 से 2010 के बीच में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, पूरे दुनिया में बैंकिंग क्राइसिस हो गई थी, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर में, हर जगह पूरे दुनिया में इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, जिससे अभी हाल तक बहुत कंट्री रिकवर नहीं कर पाई है। उस समय क्या हुआ था? उस समय शैडो बैंकिंग के बारे में लोगों ने काफी पढ़ा सुना। उस समय हुआ क्या कि सब प्राइम लेंडिंग अमेरिका में काफी हो गया था। सब प्राइम लेंडिंग से मतलब है, एक सिविल पर भी हमने क्लास लिया था कि आप लोगों को सिविल कैसे क्यों ठीक रखना है। सिविल मतलब आपका क्रेडिट स्कोर, तो वो जब सही है तो उसको कहा जाता है प्राइम लेंडिंग, और जब आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, स्कोर नीचे है, तो उसको कहा जाता है सब प्राइम। तो अमेरिका में क्या हुआ था 2008-10 के बीच में, वो बबल बस्ट कर गया, सब प्राइम लेंडिंग काफी वहां कर दिया गया था शैडो बैंक्स के द्वारा। इस तरह के जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब की कंपनी छोटी छोटी, उन लोगों ने, बहुत छोटी नहीं थी वहां के हिसाब से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, तो उन लोगों ने इस तरह से जस्ट ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत फाइनेंसिंग कर दिया, जिनका की क्रेडिट वर्दीनेस कम था, जिनको रिपे करने की कैपेसिटी नहीं थी। इसीलिए सब प्राइम क्राइसिस उसको कहा जाता है। उनका क्रेडिट स्कोर कम रहने के बावजूद उनको लोन दिया गया, और बाद में उसी लोन को दूसरे को फिर बेच दिया गया, दूसरे मॉर्गेजर को बेचा गया, तो वो एस्केलेट करते चला गया। उस समय शैडो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया था, और वो काफी फेल कर गया। अमेरिका में गवर्नमेंट को बेल आउट करने के लिए $600 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा था, पंपिंग करना पड़ा मनी। तो दिस इज शैडो बैंकिंग। What are merchant bankers?
मर्चेंट बैंकर के बारे में अभी आप लोग काफी सुनते होंगे, जब कोई आईपीओ इशू होता है ये सब समय में मर्चेंट बैंकिंग के बारे में सुना जाता है। तो ये क्या है? ये एडवाइज कंपनीज डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डीलिंग इन लार्ज एंड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, और बैंक्स डीलिंग इन क्रेडिट स्वैप्स एंड ईसीबीज यानी एक्सटर्नल क्रेडिट बोरोइंग्स, या नन। तो मर्चेंट बैंकर्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडवाइज कंपनीज डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये कंपनी को पोर्टफोलियो मैनेज करने का सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपके इक्विटी को कैसे मैनेज किया जाए, आप शेयर फ्लोट कर रहे हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। तो वो कंपनीज की पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। वो अधिकतर बैंक में एक अलग से डिपार्टमेंट भी इस तरह का बनाया जाता है, वो उनका ये स्पेसिफिक रोल होता है। तो दे आर कॉल्ड मर्चेंट बैंकर, जो कि पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कंपनीज की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज हम लोगों ने बैंकिंग इन इंडिया पर बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी चीजें देखी। इसमें बहुत सारी चीज आपके लिए बहुत नया होगा, इसको अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आप बैंक सर्विस में जाना चाह रहे हैं और ये सब जानेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है ये समझेंगे तो टमाटर के भाव या प्याज के भाव बढ़ने घटने का मतलब आप निकाल लेंगे कि कैसे ये बढ़ता है और कैसे घटता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।